आज हम बात करने वाले हैं पुलिस इंस्पेक्टर अरुण राय मर्डर केस की। ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के जालौन डिस्ट्रिक्ट से। यहाँ कठौंद पुलिस स्टेशन है। यहीं पर 5 दिसंबर 2025 को स्टेशन हाउस ऑफिसर के पद पर तैनात थे इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय। अरुण राय एक ईमानदार, अनुशासित और काम को पूरी निष्ठा से करने वाले ऑफिसर थे। ना ज़्यादा बोलना, ना दूसरों का फ़ायदा उठाना, ना ऑफिस की पॉलिटिक्स में पड़ना। जब बात आती थी ड्यूटी की तो कोई शॉर्टकट, कोई एडजस्टमेंट या कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। इसी वजह से सारा स्टाफ उनका बहुत सम्मान करता था। अरुण राय का जन्म संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट के घनघटा पुलिस सर्किल के राजनौली गांव में हुआ था। यही उनका पुश्तैनी घर भी था। 2 भाइयों के परिवार में अरुण छोटे भाई थे। बड़े भाई अरविंद राय गांव में ही रहते थे। देवा बाजार में उनकी हार्डवेयर की दुकान है और साथ ही खेती बाड़ी भी वही संभालते हैं। माँ प्रभावती देवी बड़े भाई के साथ इसी घर में रहती हैं। पिता गिरजेश राय कुछ सालों पहले ही चल बसे थे। पुलिस डिपार्टमेंट में अरुण राय का सफ़र सीधा नहीं था। उन्होंने अपनी सर्विस की शुरुआत साल 1998 में एक कांस्टेबल के रूप में की थी। सालों तक फील्ड में ड्यूटी, कठिन पोस्टिंग और डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम पास करने के बाद वो पहले सब इंस्पेक्टर बने। फिर साल 2023 में उनके अच्छे काम के चलते उन्हें इंस्पेक्टर के पद पर प्रमोशन मिल गया। पर्सनल लाइफ की बातें करें तो अरुण राय की शादी साल 2001 के आसपास माया राय से हुई थी। माया राय का मायका बस्ती डिस्ट्रिक्ट के भरवाली गांव में है। शादी के बाद अरुण राय ने अपनी परिवार की जिम्मेदारियों को कभी हल्के में नहीं लिया। ड्यूटी और परिवार के बीच बैलेंस बनाना उनके लिए मुश्किल था, लेकिन वो हमेशा कोशिश करते रहे। गोरखपुर के विकासनगर एक्सटेंशन में गोरख धाम मंदिर के पास उन्होंने अपनी कमाई से एक मकान बनवाया। यहीं पर माया राय, उनका इकलौता बेटा अमृतांश राय रहते थे। अमृतांश ने पिछली साल 2025 में 12th पास किया था और फिर वो कोटा में नीट की तैयारी करने चला गया था। अरुण राय का एक सपना था, वो अपने बेटे को डॉक्टर के रूप में देखना चाहते थे। इसी सपने के लिए वो बिना शोर किए हर जिम्मेदारी उठाते रहे। हालांकि इन्हीं जिम्मेदारियों की वजह से उन्हें हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से वो रोज़ गोलियां लेते थे। ड्यूटी के चलते अरुण राय ज़्यादातर अपनी पोस्टिंग वाली जगह के सरकारी क्वार्टर्स में ही रहते थे। छुट्टी मिलती तो कभी कभार गोरखपुर पत्नी के पास आ जाते हैं और कभी राजनौली गांव माँ और भाई से मिलने चले जाते हैं। फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस और कभी कभी सरप्राइज विजिट्स उनका रूटीन था। परिवार वालों के मुताबिक परिवार के साथ भी उनके रिश्ते काफ़ी अच्छे थे। किसी को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये सब इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। 5 दिसंबर 2025 की सुबह इंस्पेक्टर अरुण राय के लिए बिल्कुल नॉर्मल थी। सुबह जल्दी उठना, रूटीन फॉलो करना, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेना, यूनिफॉर्म पहनना और रोज़ की ही तरह थाने पहुंच जाना। इस सुबह में भी कुछ संदिग्ध नहीं था, कोई अलग व्यवहार नहीं था। थाने में पहुंचकर अरुण ने कुछ शिकायतकर्ताओं से मुलाकात की, उनकी बात सुनी, उनके केसेस फाइल किए और स्टाफ को आगे की कार्रवाइयों के निर्देश दिए। जो लोग उनसे उस दिन मिले थे उनका कहना था कि इंस्पेक्टर अरुण बिल्कुल नॉर्मल लग रहे थे। ना ज़्यादा परेशान, ना ज़्यादा उत्सुक, बस थोड़े से थके हुए। दोपहर के समय कठौंद पुलिस स्टेशन के पास पंचकुड़िया महायज्ञ का आयोजन चल रहा था। अरुण राय को भी इस प्रोग्राम में आने का आमंत्रण दिया गया था। वो कुछ समय के लिए वहां शामिल भी हुए, लोगों से मिले, कमेटी मेंबर से बात की और फिर वापस थाने लौट आए। शाम के लिए भी उन्हें उसी महायज्ञ के भंडारे में बुलाया गया था। शाम के वक्त अरुण राय दोबारा वहां पहुंचे। भंडारे के दौरान कमेटी के लोगों ने उन्हें सम्मानित भी किया। ये सब एक जिम्मेदार एसएचओ के नॉर्मल दिनचर्या का हिस्सा ही था। इसके बाद अरुण राय जौलौनी माता मंदिर के पुजारी सर्वेश महाराज की बेटी की शादी में भी गए। ज़्यादा देर नहीं रुके, दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिया और फिर कस्बे की तरफ निकल पड़े। शादी के बाद अरुण ने एरिया में थोड़ी देर पेट्रोलिंग भी की। रात के लगभग 8:45 से 9 बजे के बीच में वो पूरे एक्टिव थे। इसी बीच उन्होंने थाना स्टाफ के साथ फ्लैग मार्च भी कंडक्ट किया था। मतलब सुबह से लेकर रात तक ड्यूटी, जनता से मुलाकात, धार्मिक प्रोग्राम, शादी समारोह और पेट्रोलिंग, एक ही दिन में सब कुछ। रात के करीब 9 बजे के आसपास अरुण राय के फ़ोन पर उनके घर से कॉल आता है, पत्नी माया राय का। ये कोई अजीब बात नहीं थी। माया राय रोज़ ही हालचाल पूछने के लिए उन्हें कॉल करती थी। कॉल के दौरान अरुण ने कहा कि वो काफ़ी थके हुए हैं और थोड़ा आराम करना चाहते हैं।
माया के मुताबिक उनकी आवाज़ में सिर्फ शारीरिक थकान थी, किसी तरह की घबराहट, गुस्सा या भावनात्मक भाव नहीं थे उनकी आवाज़ में। माया ने सोचा कि पूरे दिन ड्यूटी के बाद उनका थकना तो स्वाभाविक ही है, इसलिए कॉल ज़्यादा लंबी नहीं रखी और फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखने के बाद अरुण राय अपने क्वार्टर्स की तरफ गए। ये क्वार्टर कठौन पुलिस कैंपस के एरिया के अंदर ही बना हुआ है। रात के लगभग 9:17 पे अचानक पूरे पुलिस कैंपस में एक तेज़ आवाज़ गूंजती है। आवाज़ इतनी ज़ोरदार थी कि आसपास के क्वार्टर्स में रह रहे ऑफिसर्स, कांस्टेबल्स और थाने में ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ सब ने सुनी। कुछ ही सेकंड्स में शोर मच जाता है। इंस्पेक्टर साहब के क्वार्टर से आवाज़ आई है। लोग हड़बड़ाते हुए अरुण राय के क्वार्टर्स की तरफ भागते हैं। जब वो वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि फ्लैट का मेन दरवाज़ा खुला हुआ है, बेडरूम का भी दरवाज़ा खुला हुआ है और जैसे ही लोग अंदर जाते हैं वहां का मंजर सबको हिला देता है। चारपाई पर अरुण पड़े हुए थे, मच्छरदानी के अंदर। उनके सीने और पेट के पास उनकी सर्विस रिवॉल्वर रखी हुई थी। आसपास खून फैला हुआ था। सर पर गोली लगने का निशान था जो आर पार होकर दीवार में जा लगी थी। स्टाफ समझ चुका था कि मामला बहुत गंभीर है। बिना एक पल गवाए अरुण को उठाया जाता है। पहले लोकल कैंपस हॉस्पिटल ले जाया जाता है, फिर वहां से उरई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। इसी दौरान पूरे शहर में ये खबर फैल चुकी थी कि कठौन थाना के एसएचओ के साथ कुछ बहुत बुरा हो गया है। मीडिया तक भी ये बात पहुंच चुकी थी। रात के करीब 11:15 पे डॉक्टर्स ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि वो इंस्पेक्टर अरुण राय को बचा नहीं सके। इंस्पेक्टर अरुण राय को जब मृत घोषित किया गया उस वक्त एक बात साफ हो चुकी थी, ये सिर्फ एक मौत नहीं थी, ये एक सोची समझी साजिश थी। हॉस्पिटल से जैसे ही सूचना सीनियर ऑफिसर्स तक पहुंची, पूरा पुलिस विभाग एक्टिव मोड में आ गया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एडिशनल एसपी सभी उरई मेडिकल कॉलेज पहुंचने लगे। हॉस्पिटल के पूरे इलाके में सिक्योरिटी टाइट कर दी गई। मीडिया को अंदर जाने से रोका गया। डॉक्टर्स की शुरुआती ब्रीफिंग ली गई। इसी दौरान कठौन पुलिस स्टेशन और रेसिडेंशियल कैंपस दोनों जगह सीनियर ऑफिसर्स पहुंच चुके थे। क्वार्टर्स को सील किया गया। सर्विस रिवॉल्वर और अन्य सामान भी पुलिस कस्टडी में लिया गया। फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया गया था। फोटोग्राफ्स लिए गए, मेजरमेंट्स को नोट किया गया, खून के छींटों का भी ऑब्जर्वेशन हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक गोली सर के ऊपर के हिस्से से आर पार हुई थी। बुलेट सीधा कमरे के दीवार में जाके लगी थी। इस बात ने भी कई सवाल खड़े कर दिए। पोजीशन, एंगल, दूरी, ये सब चीज़ें सिर्फ पोस्टमार्टम और फोरेंसिक एनालिसिस के बाद ही साफ हो सकती थी। रात के उसी वक्त के दौरान इंस्पेक्टर अरुण राय के परिवार को भी ऑफिशियल रूप से जानकारी दे दी गई। गोरखपुर में मौजूद पत्नी माया राय और अन्य परिवार सदस्यों के लिए ये खबर अचानक से आई थी। किसी ने भी इस तरह के अंत की कल्पना नहीं की थी। पत्नी माया तहत अन्य परिवारजन भी उरई के लिए रात में ही रवाना हो गए। राजनौली गांव, संत कबीर नगर और गोरखपुर, हर जगह सिर्फ एक ही बात हो रही थी, अरुण राय के साथ आखिर ये कैसे हो गया। रात भर हॉस्पिटल और पुलिस कैंपस में आवाजाही चलती रही। कोई भी इस घटना को सिर्फ आत्महत्या मानने के लिए तैयार ही नहीं था, खासकर कि इसलिए क्योंकि इंस्पेक्टर अरुण राय उस दिन सुबह से लेकर शाम तक पूरी तरीके से एक्टिव थे। ड्यूटी, पब्लिक प्रोग्राम्स, पेट्रोलिंग, कहीं भी कोई ऐसा सिग्नल नहीं था जो इस कदम की तरफ इशारा करता हो। इसी वजह से ही शुरुआती घंटों में आला अधिकारियों ने साफ कर दिया कि इस केस को सिर्फ एक ही एंगल से नहीं देखा जाएगा। सुसाइड, एक्सीडेंटल फायरिंग या किसी की इन्वॉल्वमेंट, हर संभावना को खुला रखा जाएगा। अब पोस्टमार्टम का ऑर्डर दिया गया, गोलियों का एग्जामिनेशन हुआ और फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार शुरू हो गया। सर्विस रिवॉल्वर को भी सील करके लैब में भेज दिया गया। इस पूरी घटना ने यूपी पुलिस के अंदर एक तनाव पैदा कर दिया। एक एसएचओ कैंपस के अंदर अपनी ही रिवॉल्वर से मृत पाया जाता है। ये बात डिपार्टमेंट के लिए सिर्फ एक केस नहीं थी, ये इज्जत का सवाल था। और यहीं से ये केस सिर्फ एक मौत का नहीं बल्कि एक उच्च स्तर की इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनता है। इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय की मौत के बाद सबसे पहला काम था पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम उरई मेडिकल कॉलेज में करवाया गया। डॉक्टर्स की एक टीम ने इस पोस्टमार्टम को पूरी सावधानी से किया। साथ ही सीनियर ऑफिसर्स और मजिस्ट्रेट भी मौजूद थे पोस्टमार्टम के वक्त। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ आया कि अरुण राय के सर पर गोली लगने का निशान था। गोली सर के ऊपर के हिस्से से अंदर गई और बाहर निकल गई। मौत का कारण ज़्यादा खून बह जाना था। डॉक्टर्स के मुताबिक मौत भी तुरंत हो गई थी।
डॉक्टर्स ने ये भी बताया कि गोली बहुत नज़दीक से चलाई गई थी। इसका मतलब था या तो खुद के हाथ से ही फायरिंग हुई है या बहुत करीब से किसी ने फायर किया था। ये बात सुसाइड वाली थ्योरी को सपोर्ट करती थी, लेकिन इस बात ने कुछ नए सवाल भी खड़े कर दिए थे। पोस्टमार्टम के बाद इंस्पेक्टर अरुण राय की सर्विस रिवॉल्वर पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले ली थी। रिवॉल्वर को सील करके जांच के लिए भेज दिया गया था। ये देखना जरूरी था कि जो गोली चली वो इसी रिवॉल्वर से चली थी या किसी और से। साथ ही पुलिस क्वार्टर्स की भी कई बार बारीकी से जांच की गई। चारपाई की जगह रिवॉल्वर कहाँ पे पड़ा था, खून के निशान, सब कुछ नोट किया गया। लोगों के मुताबिक जब गोली चलने की आवाज आई तब क्वार्टर्स का मेन दरवाजा खुला हुआ था। बेडरूम का दरवाजा भी बंद नहीं था। अक्सर सुसाइड के केसेस में कमरा अंदर से बंद होता है, यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं था। एक और बात जो पुलिस को अजीब लगी वो ये थी कि अरुण राय मच्छरदानी के अंदर चारपाई पे पड़े हुए थे। मच्छरदानी ठीक से लगी हुई थी। सवाल ये था, क्या गोली चलने के बाद आदमी इतनी सीधी पोजीशन में रह सकता है? इसके बाद इंस्पेक्टर अरुण राय के मोबाइल फ़ोन की जांच शुरू हुई। कॉल हिस्ट्री, मैसेजेस, सब चीज़ों को बारीकी से देखा गया। पुलिस ने ये नोटिस किया कि कुछ नंबर्स पर बातचीत पिछले कुछ महीनों में काफ़ी ज़्यादा हुई थी। रात के अजीब अजीब वक्त पे कॉल्स, लंबी लंबी बातें, बार बार फ़ोन लगाना, ये नॉर्मल नहीं था। इसके बाद उनके बैंक अकाउंट्स की भी जांच की गई। पैसे निकाले जाने का पैटर्न थोड़ा अलग सा था। कोई बड़ा अमाउंट नहीं निकाला गया था, लेकिन छोटे छोटे अमाउंट्स में पैसा कई बार निकाला गया था। पुलिस को लगा कहीं ना कहीं कोई प्रेशर ज़रूर डाल रहा था। अब तक पुलिस इस नतीजे पर पहुंची थी कि ये सिर्फ एक अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि कुछ ना कुछ पहले से चल रहा था जिसका उन्हें अभी तक अंदाज़ा नहीं था। इन्हीं सब समस्याओं के चलते इस केस को हायर ऑफिसर्स के पास भेज दिया गया। रोज केस डायरीज देखी जाने लगीं। अभी तक ना सुसाइड को फाइनल माना गया था, ना किसी और एंगल को गलत बोला गया था। इन्वेस्टिगेशन अब अपनी अगली परत की तरफ बढ़ रही थी और इसी परत में कुछ ऐसे लोग और बातें सामने आने वाली थीं। इंस्पेक्टर अरुण राय के मोबाइल फ़ोन की जांच पहले से ही चल रही थी। उनके पर्सनल मोबाइल को सीज करके पहले ही पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड्स, व्हाट्सएप चैट्स, वीडियो कॉल्स और मैसेजेस, हर चीज़ को डिटेल में एनालाइज करना शुरू कर दिया था। इसी एनालिसिस के दौरान पुलिस ने नोटिस किया कि कुछ नंबर्स पर कॉल्स बहुत ज़्यादा हो रही थी और ये बातें कोई नॉर्मल या ड्यूटी से रिलेटेड कम्युनिकेशन जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। एक नंबर जो लगातार रिपीट हो रहा था, पुलिस ने ट्रेस किया तो पता चला कि ये नंबर कांस्टेबल मीनाक्षी शर्मा का था। पिछले 3 दिन के कॉल लॉग्स निकाले गए। सिर्फ 3 में ही 100 से ज़्यादा कॉल्स और मैसेजेस हुए थे। ज़्यादातर व्हाट्सएप वीडियो कॉल्स थीं। ये सिर्फ बातचीत नहीं लग रही थी, दोनों के बीच में कुछ तो राज था। कॉल्स की टाइमिंग से पुलिस के सामने एक और चीज़ आई। हर कॉल के बीच में छोटे छोटे गैप थे, जैसे तनाव बना हुआ हो और उस तनाव को हटाने के लिए लगातार बातचीत करी जा रही हो। इसी दौरान पुलिस ने अरुण राय के बैंक अकाउंट की भी जांच की थी, जिसमें शुरुआत में तो ये था कि कोई बड़ा अमाउंट विड्रॉ नहीं किया गया था, लेकिन जो छोटे छोटे अमाउंट बार बार निकाले गए थे वो सारे मिलकर एक अच्छा खासा अमाउंट बना रहे थे। इस पैटर्न से पुलिस को ये लगा कि अरुण राय किसी तरह के आर्थिक दबाव में थे। इन सारे सबूतों से पुलिस को ये साफ हो गया कि ये केस सिर्फ आत्महत्या जैसा आसान नहीं है। यहाँ पर बहुत कुछ चल रहा है जिसके बारे में उनको अभी बहुत ज़्यादा पता नहीं चला है। पुलिस क्वार्टर्स के आसपास लगे कैमरास चेक किए गए। मेन गेट, पीछे की साइड, पीछे से जाने वाला गलियारा। फुटेज में दिखा कि 5 दिसंबर की रात लगभग 9:15 पे एक औरत क्वार्टर्स की तरफ आ रही थी। पुलिस स्टाफ ने उसे पहचान लिया। ये औरत कोई और नहीं बल्कि कांस्टेबल मीनाक्षी शर्मा थी। फुटेज से पता चला कि वो पीछे वाले रास्ते से अंदर आई थी। 9:17 के आसपास एक तेज आवाज़ सुनाई दी थी। फिर 9:18 पर वो तेजी से भागते हुए क्वार्टर से बाहर निकलती हुई दिख रही थी। उसी वक्त स्टाफ भाग कर गया और उन्होंने देखा कि अरुण राय मृत पड़े हुए थे अपने बिस्तर में, मच्छरदानी के अंदर, और उनकी सर्विस रिवॉल्वर उनके पेट पे रखी हुई थी। मीनाक्षी शर्मा भागने के दौरान रास्ते में पड़ने वाले थाने के पास आई और बताया, साहब ने कुछ कर लिया है। इतना कह के वो तुरंत वहां से चली गई। सीसीटीवी में ये भी दिखा कि वो भागते हुए फ़ोन पर बात कर रही थी। उसके बाद वो कहीं पर नज़र नहीं आई। पुलिस ने जब मीनाक्षी शर्मा का फ़ोन चेक किया तो पता चला कि वो फरार हो चुकी थी और उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था।
6 दिसंबर को पूरे मामले में एफआईआर रजिस्टर की गई और मीनाक्षी शर्मा को ऑफिशियल सस्पेक्ट डिक्लेयर कर दिया गया। मोबाइल डाटा, कॉल रिकॉर्ड्स, बैंक पैटर्न, सीसीटीवी फुटेज सब कुछ एक ही डायरेक्शन में इशारा कर रहे थे। कांस्टेबल मीनाक्षी शर्मा अरुण राय केस से किसी न किसी तरह से जुड़ी हुई थी। पुलिस के लिए इन्वेस्टिगेशन अब टर्निंग पॉइंट पर थी और मीनाक्षी शर्मा का रोल पुलिस का फोकस बन चुका था। अब तक के एविडेंस से ये साफ हो गया था कि कुछ दिन पहले से प्लानिंग और तनाव चल रहा था और अरुण राय सब में अकेले नहीं थे। अब पुलिस ने मीनाक्षी शर्मा का बैकग्राउंड पता करना शुरू किया। मीनाक्षी शर्मा 2015 बैच की थी। पहली पोस्टिंग इटावा में हुई थी। वो शुरू से ही महत्वाकांक्षी थी। जल्द कामयाब होने वाली कांस्टेबलों में गिनी जाती थी। काम में तेज तर्रार थी। सारे नियमों को भी अच्छे से जानती थी, लेकिन दबंग और गुस्सैल स्वभाव की भी थी। उसके बैच वाले दूसरे कांस्टेबल से पता चला कि मीनाक्षी शर्मा सिर्फ ड्यूटी तक ही सीमित नहीं रहती थी। सीनियर्स को इम्प्रेस करना उसे अच्छे से आता था और ज़रूरत पड़ने पर वो कान भी भर लेती थी। उसकी इन्हीं खूबियों के चलते उसकी ऊपर तक पहचान भी बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छी हो गई थी। पर जैसे जैसे पुराने रिकॉर्ड्स खोले गए, एक और तस्वीर सामने आई। पिछले कुछ सालों में उसका नाम ब्लैकमेलिंग और जालसाजी की विभागीय घटनाओं में कई बार सामने आया था। भले ही मीनाक्षी शर्मा ने खुद से कुछ नहीं किया था, पर जिस भी जगह से अफवाहें आती थी, उनके बीच में मीनाक्षी शर्मा का नाम हमेशा जुड़ा हुआ होता था। कई लोगों ने विभाग के अंदर ही उसकी शिकायत भी दी थी। किसी ने कहा कि पैसा लिया गया है, किसी ने कहा पोजीशन का इस्तेमाल करके दबाव डाला गया था। ज़्यादातर मामले विभागीय थे, तो कभी भी बाहर नहीं आ पाए। पुलिस ने परिवार के बारे में भी पता किया। कुछ भी खास शक करने लायक नहीं मिला था, सिवाय इसके कि मीनाक्षी ने अपने पिता और भाई से पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा बातें करी थीं। मीनाक्षी की एक बहन थी जो कि कांस्टेबल थी, 2019 बैच की, और अभी में उसकी पीलीभीत में पोस्टिंग हो रखी थी। मीनाक्षी का ऑफिस में भी व्यवहार बहुत ही अजीब था। वो दूसरी महिला कांस्टेबल से भी कभी बात नहीं करती थी। वो सिर्फ आदमियों से बातें करती थी और उनसे ही संबंध रखती थी। कुछ ऑफिसर्स का तो ये भी कहना था कि मीनाक्षी लोगों को फंसाना भी जानती थी। इस फंसाने वाले पॉइंट पर पुलिस ने पूरा फोकस डालकर इन्वेस्टिगेशन शुरू की। सबसे पहले मीनाक्षी के फोन्स ट्रेस किए गए, कॉल हिस्ट्री, व्हाट्सएप चैट्स, सोशल मीडिया अकाउंट, सब कुछ। जीपीएस डाटा निकाला गया और लोकेशन मूवमेंट ट्रैक हुआ। हर मूवमेंट को सीसीटीवी फुटेज के साथ मैच किया गया। टाइमिंग्स परफेक्टली मिल रही थीं। पिछले हफ्ते में वो क्वार्टर्स के आसपास बार बार देखी गई थी। वीडियो कॉल्स, देर रात तक मैसेजेस, पुलिस ने सबका बैकअप सिक्योर कर लिया। इससे एक बात साफ हो रही थी, मीनाक्षी डायरेक्टली केस से जुड़ी हुई थी। अब पुलिस ने उसको ट्रैक करने के लिए स्पेशल टीम बनाई। लोकल पुलिस और स्पेशल ऑप्स एक साथ काम कर रहे थे। घर के आसपास सर्वेलेंस लगाया गया। फ़ोन और इंटरनेट एक्टिविटी को भी मॉनिटर किया जाने लगा। फिर 7 दिसंबर की सुबह भोर के वक्त घर पर रेड की गई। मीनाक्षी ने भागने की कोशिश करी पर पकड़ी गई। आखिरकार उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इंटेरोगेशन के दौरान भी उसका व्यवहार गुस्सैल और अकड़ू ही रहा। वो कॉन्फिडेंट रही, जवाब नहीं दे रही थी, शरीर से भागने और लड़ने को हमेशा तैयार। वैसे तो ट्रेंड ऑफिसर्स के लिए नॉर्मल चीज़ होती है, लेकिन पकड़े जाने के बाद भी ऐसा व्यवहार थोड़ा तो शक पैदा कर रहा था। इसी दौरान अरुण राय की पत्नी ने एक ऑफिशियल लेटर भी भेज दिया। वो लेटर उसने एएसपी को भेजा था। लेटर में मीनाक्षी के ऊपर पैसों के लिए दबाव बनाने का, ब्लैकमेल करने का और अरुण राय को सुसाइड के लिए मजबूर करने का इल्ज़ाम लगाया गया था। लेटर की डिटेल्स को फ़ोन लॉग्स और मैसेजेस से क्रॉस वेरीफाई किया गया। सब कुछ मैच कर गया। अब पुलिस के सामने तस्वीर साफ हो रही थी। मीनाक्षी शर्मा को फॉर्मली चार्जशीट में इंक्लूड कर लिया गया और केस आगे बढ़ाया गया। अब इन्वेस्टिगेशन का अगला फेज शुरू हुआ। ब्लैकमेलिंग और एक्सटॉर्शन के पूरे नेटवर्क को एक्सपोज किया जाने वाला था। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, पुलिस को समझ में आने लगा कि मीनाक्षी शर्मा अपनी ड्यूटी से हटकर भी बहुत कुछ करती थी। पुलिस के रिकॉर्ड्स खोले गए, पुराने कंप्लेंट्स, विभागीय रिपोर्ट्स और सालों से दबे हुए केसेस। यहीं से एक चेन सी सामने आती है। 2022 पूनपुर पुलिस स्टेशन, कांस्टेबल मीनाक्षी और सिपाही मोहित खोखरे, दोनों में पहले बातचीत हुई, फिर रिलेशनशिप और उसके बाद शारीरिक संबंध। मोहित खोखरे के मुताबिक मीनाक्षी ने रिलेशनशिप के दौरान बहुत सारे उनके अश्लील वीडियोस बनाए थे।
बाद में उसने 25 लाख रुपए की मांग की। कहा अगर पैसे नहीं दिए तो वीडियो फैमिली को भेज दूंगी, डिपार्टमेंट में कंप्लेन कर दूंगी और झूठा केस भी लगाऊंगी। इस पूरे काम में मीनाक्षी का पिता विपिन कुमार शर्मा और उसका भाई भी शामिल था। मोहित ने जब पैसे देने से मना किया तो उसने उसके ऊपर झूठा केस लगा दिया। मीनाक्षी ने कहा इसने मुझसे शादी का झूठा वादा किया और फिर मेरा इस्तेमाल कर लिया। मोहित को 2 महीने के लिए जेल में रहना पड़ा। उसका कैरियर भी बर्बाद हो गया और सामाजिक उत्पीड़न अलग से झेलना पड़ा। लेकिन मीनाक्षी के साथ कुछ भी नहीं हुआ और जब इस केस का मामला कोर्ट में चल रहा था तब वो एक भी बार कोर्ट में नहीं आई। पुलिस ने यह भी नोट किया कि इसी पैटर्न पर एक एसएसआई रैंक के ऑफिसर से 25 लाख रुपए भी लिए गए थे। पैसे मिलते ही केस ड्रॉप कर दिया गया। दरअसल ऐसा कितने ऑफिसर्स के साथ हुआ था इसका कोई ठोस अंदाजा नहीं था। बदनामी के डर से कोई भी ऑफिसर ऑफिशियल कंप्लेंट ही नहीं करता था। अगला लिखित मामला था बरेली भेड़ी पुलिस स्टेशन से। कांस्टेबल मनु पांडे और कांस्टेबल योगेश चाहल दोनों को मीनाक्षी ने फंसा रखा था। एक लव ट्रायंगल बना लिया था। लव ट्रायंगल में सब कुछ इतना ज्यादा बिगड़ गया कि चीजें हद से आगे चली गईं। 5 सितंबर 2022 थाने के अंदर एक झगड़ा होता है। गुस्से में मनु पांडे दरोगा की सर्विस रिवॉल्वर उठाकर 2 राउंड्स फायर कर देता है। किस्मत से किसी को चोट नहीं आती पर बात बाहर निकल जाती है। इन्वेस्टिगेशन ऊपर तक पहुंच जाती है और नतीजा कुछ इस तरह आता है। इंस्पेक्टर सत्येंद्र भराना, इंस्पेक्टर अनिल कुमार, सिपाही मोनू पांडे, सिपाही योगेश चाहल और सिपाही मनोज 5 ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया जाता है। इस रिपोर्ट के बाद मीनाक्षी का ट्रांसफर जालौन डिस्ट्रिक्ट में कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर भी कुछ नहीं होता, वही कहानी रिपीट होती है। पुलिस के मुताबिक मीनाक्षी के पास 3 मोबाइल फोन्स हमेशा रहते थे, 2 रोजमर्रा और विभागीय काम के लिए और एक फोन वो घर पर छोड़कर जाती थी। एक फोन को घर पर रखने की वजह थी जो वीडियोस और फोटोज वो रिकॉर्ड करती थी वो उस तीसरे फोन में वो स्टोर करके रखती थी ताकि फोन खो भी जाए तो सारे के सारे सबूत उसके पास सुरक्षित रहें। मीनाक्षी सिर्फ कांस्टेबल से ही नहीं, दरोगा और इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर्स के साथ में भी कांटेक्ट में थी। पुलिस के 10-12 ऑफिसर्स के नंबर्स मिले थे उसके कांटेक्ट लिस्ट में से और उन सारे लोगों से वो नॉर्मल ड्यूटी से काफ़ी हटकर बातें किया करती थी। इसी चैन में आता है एक और नाम, इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय। कोच पोस्टिंग के दौरान दोनों करीब आए, मैसेजेस, वीडियो कॉल्स, मीटिंग्स, फिर दबाव बनना शुरू हुआ। पुलिस के मुताबिक मीनाक्षी के पास अरुण के भी आपत्तिजनक वीडियोस थे। इन्हीं आपत्तिजनक वीडियो में एक वीडियो ऐसा भी था जहां पर दोनों का झगड़ा हुआ था, जिसमें मीनाक्षी ने अरुण पर हाथ उठाया था और उसकी उसने वीडियो बना ली थी। इन्वेस्टिगेशन में अब ये भी सामने आता है कि मीनाक्षी की शादी होने वाली थी। तारीख तय की गई थी 8 फरवरी 2026 की। मीनाक्षी ने इंस्पेक्टर अरुण राय से शादी में खर्च होने वाले 25 लाख रुपए की डिमांड की थी। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक मीनाक्षी जो पैसे लेती थी उनसे महंगे महंगे कपड़े, ज्वेलरीज खरीद लेती थी। बाकी के बचे हुए पैसे वो अपने घर भेज देती थी। अभी हाल ही में उसने एक 3 लाख रुपए का हार लिया था और एक आईफोन भी लिया था। लेने की तारीख अरुण राय के खाते से निकाले हुए छोटे छोटे अमाउंट्स की डिटेल से मैच करती थी। मीनाक्षी की शादी वाली खबर से अरुण राय पर जो दबाव बना था उससे परिवार के बयान मैच हो रहे थे। अरुण के भाई के मुताबिक नवंबर में इंस्पेक्टर अरुण राय ने अपने भाई अरविंद राय, रिश्तेदार शिवम राय और जान पहचान के रामशंकर पांडे और बबलू पांडे से कुल 5 लाख रुपए उधार लिए थे। वो पैसे ना घर भेजे गए और ना ही बैंक में मिले। अरुण ने पिछले 3 महीने से अपने घर में कोई सैलरी भी नहीं भेजी थी। ऐसे में पैसों की कमी तो नहीं होनी चाहिए थी उसे, फिर भी उन्होंने आखिर इन पैसों को क्यों उधार लिया था। इस पूरे केस का सबसे अहम सवाल ये था कि अरुण राय ने खुद ट्रिगर दबाया या फिर उन्हें इस पॉइंट तक ढकेला गया जहां उनके पास ट्रिगर दबाने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। पुलिस ने जब अपनी इन्वेस्टिगेशन खत्म कर ली तो जो उन्हें सबूत मिले थे उनके तहत पुलिस ने 3 सिनेरियोज बनाए। पहले सिनेरियो के हिसाब से अरुण राय दबाव में थे। ब्लैकमेल, पैसों की डिमांड, बदनामी का डर, कैरियर खत्म होने का खौफ। फोन रिकॉर्ड्स ने दिखाया कि लास्ट 3 दिन में 100 से ज़्यादा कॉल्स, वीडियो कॉल्स और मैसेज हुए थे एक औरत से। इस एंगल से पुलिस ने माना कि ये सुसाइड हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये थ्योरी कमज़ोर हो जाती है।
बंदूक का एंगल लॉजिकल नहीं था। मच्छरदानी के अंदर गोली क्यों चलाई? बंदूक पेट पर अच्छे से कैसे रखी हुई थी? दरवाजा आखिर क्यों खुला हुआ था? सीसीटीवी में भी मीनाक्षी का भागते हुए दिखना कोई आम चीज नहीं थी। अगर ये एक सीधी सी आत्महत्या थी तो अभी तक के मिले हुए सबूत इसको बहुत ज्यादा उलझा रहे थे। दूसरा सिनेरियो, ये पुलिस के सबसे मजबूत एंगल्स में से एक था। इस थ्योरी के मुताबिक मीनाक्षी ने डायरेक्ट ट्रिगर नहीं दबाया, लेकिन अरुण को मजबूर जरूर कर दिया। लगातार ब्लैकमेलिंग, आपत्तिजनक वीडियोस बनाना, 25 लाख रुपए की मांग, बदनाम करने की धमकी, सीसीटीवी में एग्जैक्ट टाइम पर देखे जाना, गोली चलने के तुरंत बाद भागते हुए दिखाई देना, कॉल्स, चैट्स, डाटा सब कुछ डिलीट करने की कोशिश करना। अगर कोई व्यक्ति लगातार दबाव से, धमकियों से किसी को आत्महत्या के लिए मजबूर करता है तो आईपीसी सेक्शन 306 आत्महत्या के लिए उकसाने के खिलाफ उन पर केस किया जाता है। फिलहाल के लिए पुलिस अभी इस वाले एंगल पर सबसे ज्यादा श्योर थी। सिनेरियो 3, अरुण और मीनाक्षी के बीच अफेयर चल रहा था। अरुण नहीं चाहते थे कि मीनाक्षी की शादी हो, इसलिए वो उस पर खूब पैसे भी खर्च करते थे। लेकिन फिर भी जब बात नहीं बनी तो हादसे की रात मीनाक्षी के उकसाने पर उन्होंने आत्महत्या कर ली। इस थ्योरी को साबित करने के लिए पुलिस के पास अरुण और मीनाक्षी की कानपुर वाली ट्रिप का सबूत था। कुछ वक्त पहले अरुण छुट्टी लेकर मीनाक्षी के संग कानपुर गए थे। कानपुर से कुछ पहले वो एक मीटिंग स्पॉट पर रुके, जहां से दोनों अलग अलग रास्ते चले गए। मीनाक्षी अपने घर बर्थडे मनाने के लिए चली गई और अरुण कानपुर निकल गए। लौटते में दोनों उस मीटिंग स्पॉट पर फिर से मिले, लेकिन इस बार उनका वहां पर झगड़ा हो गया और दोनों के बीच में हाथापाई भी हुई, जिसमें मीनाक्षी ने उनको मारते हुए एक वीडियो भी बना ली। फिर 5 दिसंबर की रात मीनाक्षी सिपाही अंकित मलिक के साथ बाइक पे कठौन पहुंचती है। मीनाक्षी की वर्दी अरुण के पास ही थी, तो हादसे की रात वो वापस अरुण के घर अपनी वर्दी लेने आई थी। वहां पर दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है और माहौल की गर्मी में मीनाक्षी के उकसाने पर इंस्पेक्टर अरुण राय ने गोली चलाकर आत्महत्या कर ली। जब ये केस कोर्ट में गया और हियरिंग शुरू हुई, तब भी मीनाक्षी की टशन कम नहीं थी। मीनाक्षी के पिता ने उसे विश्वास दिलाया कि वो उसे जल्द ही बाहर निकलवा लेंगे, मीनाक्षी के ऊपर तक जो कॉन्टैक्ट्स थे उनकी मदद से। फिलहाल के लिए मीनाक्षी कस्टडी में है और ये केस कोर्ट अभी भी चल रहा है। आखिरी फैसला आना अभी बाकी है। तो दोस्तों, इस घटना को बताने का मकसद किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सबको सावधान करना है, ताकि आपके साथ या आपके किसी करीबी के साथ कभी भी ऐसा कुछ ना हो। आपके क्या विचार हैं इस केस के बारे में, हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।